अब हम त्रिभुज में देखेंगे आगे त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, यानी कि दो त्रिभुज समरूप होंगे उसकी क्या कसौटियाँ होंगी, उनकी क्या शर्तें होंगी कि ताकि दो त्रिभुज जो है समरूप हो जाए। इसका हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आगे यहाँ पर हम उसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो पहला कसौटी क्या था, दो त्रिभुज समरूप होंगे जब उनके संगत कोण बराबर हो। पहला कसौटी क्या है, संगत कोण बराबर हो। ठीक है, तो त्रिभुज समरूप होगा। जैसे ए जो है बी के बराबर है, सॉरी ए जो है डी के बराबर है, बी ई के बराबर है, सी जो है एफ के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। अगर हम लिख रहे हैं, ये सिर्फ देखने में नहीं, ये लिखने में भी होता है, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। अगर हम लिख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तो ए जो होगा डी के बराबर होगा, बी जो होगा ई के बराबर होगा, सी जो है एफ के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम लिख रहे हैं ऐसे ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज, इसी त्रिभुज को जो छोटा त्रिभुज है डी ई एफ, उसको हम ई डी एफ भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ई डी एफ। अगर ये लिख रहे हैं हम, तो ये लिखने का मतलब हुआ जो ए जो है वो ई के बराबर है, बी जो है वो डी के बराबर है, और सी जो है वो एफ के बराबर है। तो जब लिखेंगे हम समरूप त्रिभुज को, उसका नाम भी जब लिखा जाएगा तो वो भी संगत कोण के हिसाब से ही लिखा जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज ए बी सी जो है डी ई एफ के समरूप है, तो ये जो है त्रिभुज ए बी सी जो है ई डी एफ के समरूप नहीं होगा। अगर ये ट्रू है तो ये गलत है, अगर ये सही है तो ये गलत है, कोई एक ही सही होगा। हाँ, समबाहु त्रिभुज है तो वो एक अलग चीज़ हो गया, वो कंडीशन अलग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप नाम लिखते टाइम भी इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि समरूप किसके कौन समरूप है, कौन सा संगत कोण है। चलिए दूसरी कसौटी क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी तो एक जैसा दिखेगा, वो पहले भी इसी बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जब जब तक अनुपात बराबर नहीं होगा, और ड्रॉ करके भी दिखाया था आपको फिगर, तभी वो समरूप कहलाएगा। या फिर एक जैसा दिखे, समरूप मतलब एक जैसा दिखेगा, अनुपात एक जैसा ना अनुपात हो फिर दाएं बाएं हो जाएगा ना वो, फिर वो आपको समझाया गया उस चीज़ के बारे में। दूसरा कसौटी क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात, ये बराबर होगा। अब देखिए इसको, ये जो पहला कसौटी है संगत कोण के बराबर, संगत कोण बराबर हो, या कोण लिखना रह गया, संगत कोण बराबर हो। ठीक है, तो इसको हम मान लीजिए दो कोण बराबर है, जैसे मान लीजिए ए आ गया डी के बराबर आ गया, बी आ जा गया ई के बराबर आ गया, तो ऑटोमेटिक तीन भुजा का योग 180 डिग्री होगा, तो ऑटोमेटिक सी और एफ बराबर होंगे ही होंगे। इसके लिए लिखने की जो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण भी बराबर होंगे ही होंगे त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में। या दो, दोनों के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होगा, क्योंकि तीनों जोड़ के तो 180 ही आना है ना। तो यहाँ पर अगर दो कोण भी इक्वल आ जाते हैं, मान लो दो त्रिभुज दिया हुआ है, दोनों हम कंपेयर कर रहे हैं, तो कोई दो कोण इक्वल आ गया तो समझ जाएंगे त्रिभुज समरूप है, क्योंकि तीसरा अपने आप आ जाएगा बराबर में। ठीक है, तो इसको हम कोण कोण शर्त भी कहा जाता है, कोण कोण को या एंगल एंगल एंगल। ठीक है, जैसे सर्वांग समता में पढ़े होंगे, कोण भुजा भुजा कोण, इस टाइप से। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है कोण 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 या एंगल 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 समरूपता, या को लिख सकते हैं कोण 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 समरूपता से। अच्छा, जब लिखेंगे यहाँ ये त्रिभुज समरूप है तो कोण 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 समरूपता से ये त्रिभुज समरूप है। चलिए ये दो कसौटियाँ हो गई। अब देखिए पहली कसौटी प्रमेय जो है, प्रमेय को हम लोग सिद्ध करते हैं। पहली कसौटी की प्रमेय क्या है, देखिए प्रमेय 6.3, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये प्रमेय 6.3 है। और चलिए पढ़ते हैं इस प्रमेय को, क्या है ये। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों, दो त्रिभुज हैं
संगत कोण बराबर हों, ठीक है, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। ये प्रमेय है। ठीक है, मतलब यहाँ दिया हुआ क्या है, संगत कोण अगर बराबर हो तो वो त्रिभुज जो है समरूप होता है। जब मान लीजिए संगत कोण जो बराबर हो तो ये भी तो होना चाहिए ना साथ में, उसकी भुजा भी अनुपातिक होना चाहिए, समानुपातिक होना चाहिए, संगत भुजा का अनुपात ही बराबर होना चाहिए। तो वो चीज़ वही सिद्ध करना है यहाँ पे। अगर संगत कोण बराबर है तो संगत भुजा भी बराबर होनी चाहिए। और ऐसे अगला प्रमेय आएगा कि अगर संगत भुजा बराबर है तो संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं हल, प्रूफ करते हैं इसको। तो देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए इक्वल टू डी दिया हुआ है, ये कोण देखते चलेंगे इस कोण के बराबर है। कोण बी जो है वो ई के बराबर है, और एंगल सी, सी जो है, सी जो है वो एफ के बराबर है। वो इक्वल लिखने का ये तरीका होता है, पहले बताए हैं आपको। और आपको सिद्ध क्या करना है, ए बी बटा डी ई, संगत भुजा का अनुपात ए सी बटा डी एफ और बी सी बटा ई एफ, ये बराबर होंगे। समझे नहीं, सवाल को समझ लिए अच्छे से कि संगत कोण अगर बराबर हो, त्रिभुज समरूप तो हो गया, ठीक है, मान लिए संगत कोण बराबर है, त्रिभुज समरूप हो गया, लेकिन ये कैसे सिद्ध होगा कि उसका संगत भुजा का अनुपात ही बराबर होगा, ये भी तो होना चाहिए ना। अगर समरूप है तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए, तो वो सिद्ध करना है कि ये जो अनुपात है वो बराबर है। अब देखिए, तो समरूप में क्या था, यहाँ हम लोग करेंगे रचना। देखिए समरूप त्रिभुज क्या होता है कि एक रूप जैसा होता है, वो इक्वल नहीं होते। समरूप जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, अनुपात से बराबर होता है ना। लंबा छोटा एक जो साइज होता है, साइज अलग अलग हो सकता है। तो ये देखिए ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज अगर हैं तो अगर हम इन दोनों को अनुपात में थोड़ा छोटा कर दें तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि ये छोटा त्रिभुज है, ठीक है, ये बड़ा त्रिभुज है, तो उस बड़े त्रिभुज से कुछ भाग अगर हम काट के अलग काट लें, कुछ हिस्सा काट लें, तो वो छोटे त्रिभुज के इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। जैसे देखिए ए बी जो है और डी ई है, या ए बी बड़ा है, डी सॉरी ए बी जो है छोटा है और डी ई बड़ा है, तो इस डी ई को थोड़ा छोटा कर दें, मान लीजिए यहाँ छोटा कर देते हैं ऐसा करके, ताकि वो ए बी के बराबर हो जाए, ये भुजा जो है ए बी के बराबर हो जाए। और यहाँ से भी एक थोड़ा कट मार दे ताकि जो डी एफ जो है वो ए सी के बराबर हो जाए। ऐसा पॉसिबल है ना, अगर अनुपात बराबर है तो छोटा बड़ा करके वैसा हम हिस्सा सेक्शन निकाल सकते हैं इस चीज़ से। तो यहाँ यही रचना करेंगे एक, कि जो त्रिभुज डी ई एफ में भुजा डी ई पर और डी एफ पर क्रमशः दो बिंदु इस प्रकार लेंगे कि मैं दो बिंदु पी और क्यू, ठीक है, दो बिंदु जो है कौन कौन से लेंगे, दो बिंदु पी एवं क्यू, दो बिंदु लेना है हमें। तो ए डी ई पर पी ले लेंगे और डी एफ पर क्यू ले लेंगे। तो दो बिंदु ऐसे लेंगे जिससे डी पी, ये भुजा ये हम लोग कर लिए, ड्रॉ कर लिए एक रेखा, ठीक है, डी पी पर एक बिंदु आ गया यहाँ पे हमारा पी, और डी एफ पर एक बिंदु आ गया क्यू, दो बिंदु आ गया, और इन दोनों को मिला लिए, पी क्यू खींच लिए। अब यहाँ पे डी पी जो है ए बी के बराबर है और डी क्यू जो है ए सी के बराबर है। ठीक है, चलिए देखिए आइए, रचना कर ली हम लोग कि डी पी जो है ए बी के बराबर हो गया और ए सी जो है डी क्यू के बराबर हो गया। तब इससे आपको थोड़ा रिवाइंड में जाना होगा, समरूप त्रिभुज पर देख रहे हैं आप, सर्वांग समता में आपको जाना होगा।
सर्वांग सम क्या था, सभी अंग समान। चलिए इस को नीचे ले आते हैं खिसका के, ताकि अब देख समझने में थोड़ा आसानी हो। चलिए यहाँ ले आया। आप देखिए, अब दो त्रिभुज हैं अब आपके पास। एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, जो पहले से आपका ए बी सी त्रिभुज है, और एक त्रिभुज आपके पास नया त्रिभुज हम लोग रचना करके बनाया है डी पी क्यू। तो देखिए ये कोण, इसमें ए कोण जो है और डी कोण है, दोनों में से कॉमन ही है, इक्वल दिया हुआ ना, ए और डी बराबर है। तो ई डी एफ और पी डी एफ, कोण का नाम नाम थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन माप तो वही है। ए जो है ए बी सी जो है, आप देखिए यहाँ जो एंगल बनेगा, एंगल ए और एंगल डी, यानी कि ए मतलब क्या, बी ए डी बराबर जो है एंगल पी डी क्यू के बराबर है। ये पी डी क्यू के बराबर है। और देखिए ए बी जो है डी पी के बराबर है, ये ए बी डी पी के बराबर है। और ए सी जो है ये डी क्यू के बराबर है। तो याद, सर्वांग समता का कसौटी याद होगा आपको, भुजा कौन भुजा, भू को भू यानी कि भुजा कौन भुजा, साइड एंगल साइड। तो ये दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, दो भुजा बराबर है और उनके बीच का कोण बराबर है, तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक, सर्वांग सम मतलब सभी अंग समान। जब सर्वांग सम हो गया तो बी सी जो है पी क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ समझ गए। और ये जो ए डी के बराबर है, तो ये वाला जो कोण हो गया आपका, बी जो कोण होगा ये पी के बराबर होगा, और सी जो कोण होगा वो क्यू के बराबर हो जाएगा। ये सभी अंग समान है ना, संगत कोण संगत भुजा सभी इक्वल हो जाएंगे इसमें। अब देखिए, अब थोड़ा और आपको पीछे जाना पड़ेगा, आपको याद था ताज़ा करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। यहाँ देखिए, यहाँ एंगल बी जो था हमारे पास, एंगल बी है, वो क्या था, एंगल ई के बराबर था, ये दिया हुआ था ना आपको, जो दिया हुआ था एंगल कोण बी जो है कोण ई के बराबर दिया हुआ था इनिशियल क्वेश्चन में, ए बी सी डी एफ ये में तीनों संगत कोण बराबर है, तो बी जो है था ई के बराबर हो गया। अब यहाँ से हम जो है बी जो है पी के भी बराबर हो गया, बी पी के बराबर है, बी ई के बराबर है, तो पी और ई भी तो बराबर होंगे। ये समझ गए ना। देखिए वही सर्वांग यहाँ वही चीज़ है, ए बी सी त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी डी पी क्यू के बराबर सर्वांग सम है, तो ये बराबर होंगे दोनों कोण, चूंकि आपको पहले से दिया हुआ है ए बी सी जो है डी ई एफ के बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगा ही होगा। ऐसे लॉजिकल भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो दोनों अगर ए बी सी के बराबर ये है, ए बी सी के बराबर ये है, तो ये भी बराबर होगा। समझ रहे हैं, डी पी क्यू और डी ई एफ ये दोनों इक्वल हो गए। अब जरा याद कीजिए, आप बहुत पहले पढ़े होंगे समांतर रेखाएं, ये हो गई आपकी समांतर रेखाएं, ये हो गई इसकी प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसमें क्या क्या होती है, संगत कोण, ये और ये कोण बराबर होते हैं, पढ़े होंगे ना। फिर ये कोण के बराबर होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, याद है आपको। अगर ये कोण ए है तो ये कोण भी ए होता है, ये कोण भी ए होता है, तो वही चीज़ तो यहाँ भी है। ई और एफ है, जैसे ई एफ एक रेखा है, पी क्यू एक रेखा है, और पी ई जो है उसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो वहाँ पे ये कोण बन रहा है, और ये कोण संगत कोण जो है ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, दोनों इक्वल है ना। दो कोण इक्वल आ रहा है, नहीं क्या मतलब होगा, एक कब इक्वल होगा, जब रेखाएं समांतर होंगी, जब रेखाएं समांतर होगी तभी तो संगत कोण बराबर होंगे। यहाँ पे आपको ये चीज़ याद होंगे, बहुत पहले पढ़े होंगे इस चीज़ को। तो ये दोनों दोनों कोण इक्वल है, अगर डी पी क्यू कौन सा हो गया, ये देखिए डी पी क्यू ये कोण, और डी ई एफ बराबर है, तो इसलिए
जो पी क्यू होगा ई एफ के समांतर होगा। समझ गए इस चीज़ को ना, यहाँ जो पी क्यू जो है ई एफ के समांतर होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए कुछ याद आ रहा हो, त्रिभुज है, एक रेखा बीच में है, वो दो रेखाएं समांतर भी आ रही हैं, कुछ वैसा रिमाइंड हो रहा होगा। हाँ, ऐसा कुछ पढ़े तो थे, कुछ ऐसा ही कुछ था। याद आ रहा होगा आपको थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या था? किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा अगर खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ये चीज़ आपको याद होगा, आप पढ़े होंगे, कुछ दिन पहले ही पढ़ा है आपको, तो वो आपको याद होगा। अगर आप नहीं पढ़े तो आपका लिंक अभी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, और लिंक भी डाल देंगे, आई बटन में डाल देंगे। अब थेल्स प्रमेय जो पढ़े हैं हम लोग, ठीक है, थ्योरम या थेल्स प्रमेय जिसको बोलते हैं, आप वो देख लीजिएगा वीडियो, और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, फिर समझ लीजिएगा। फिलहाल देखिए यहाँ पे, अब देखिए डी ई एफ, अब यहाँ पे आ जाइए हम लोग, ये त्रिभुज है, इसको पहले साफ कर ले तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलिए ये क्लियर हो गया। अब आइए मेन मुद्दे वाली बात पे। चलिए अब डी, इसमें क्या हो गया, ई एफ जो है ये और ये समांतर हो गए, यहाँ तक प्रूफ कर चुके हैं हम लोग। अब त्रिभुज डी ई एफ में फिर से वही कहानी, थेल्स प्रमेय वाली कहानी आ गई है। एक भुजा ई एफ है, उसके समांतर एक रेखा खींचे गए पी क्यू, तो वैसा है तो भुजा को क्या करेगा, समान अनुपात में बांटेगा, यानी कि डी पी बटा पी, देखिए डी पी बटा पी बराबर डी क्यू बटा क्यू एफ। ये थेल्स प्रमेय से आ गया डी क्यू बटा क्यू एफ, ये आप लोग थेल्स प्रमेय से देख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब देखिए, अब मेन बात यहाँ पे आता है, चलिए फिर भुजा त्रिभुज को नीचे ले आते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डी पी बटा पी है, डी क्यू बटा क्यू एफ ले लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो डी पी बटा डी क्यू हो जाएगा, और पी ऊपर चला पी बटा क्यू एफ हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि पहले याद कीजिए जो डी पी था किसके बराबर था, ए बी के बराबर था। तो त्रिभुज फिगर 7 देखते रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि हाँ भाई क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या क्या लिखा जा रहा है। चलिए अब देखिए, ये तो मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ यहाँ से ये स्टेप कैसे आए ये देखते हैं, ये स्टेप कैसे आ गए हम लोग। डी पी क्या था, डी पी ए बी के बराबर था, याद है ना, अभी तब वैसे ही पी बिंदु लिया था ना, ऐसा लेते थे कि डी पी ए बी के बराबर हो जाए, ए सी जो है डी क्यू के बराबर हो जाए। तो यहाँ से डी पी बटा डी क्यू है, डी पी बटा डी क्यू है, तो यहाँ से हम ए बी बटा ए सी लिख दिए इसको, यहाँ लिखना चाहते हैं, चूँकि ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि डी पी बराबर ए बी तथा डी क्यू बराबर ए सी। रचना से रचना किए थे ना हम लोग ये वाला। अब देखिए यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, एक समीकरण, ये समीकरण ये था, इसमें क्या कहा जा रहा है, इस समीकरण एक में एक जोड़ने पर इस समीकरण आपके पास बन के आया है डी पी बटा पी ई बराबर डी क्यू बटा क्यू एफ। इसमें दोनों तरफ एक एक जोड़ देते हैं, तो डी पी बटा क्या हो जाएगा, डी पी बटा पी ई प्लस वन इक्वल टू डी क्यू बटा क्यू एफ प्लस वन, यही रहेगा ना। अब चलिए दोनों को ऐड कीजिए दोनों तरफ, अब देखिए क्या आता है आपको, डी पी प्लस पी ई हो जाएगा बटा में पी, डी क्यू प्लस क्यू एफ बटा में क्यू एफ। देखिए डी पी प्लस पी क्या बन के आता है, ये डी पी प्लस पी डी हो जाएगा ना, ये डी हो जाएगा। देखिए उसी तरह देखिए डी क्यू प्लस क्यू एफ डी एफ हो जाएगा, ये डी एफ हो गया। ठीक है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, तो डी ई बटा डी एफ हो जाएगा बराबर पी ई बटा क्यू एफ हो जाएगा। तो अब देखिए ये आपका तीसरा समीकरण है, और जो एक समीकरण ऊपर आया था
ए बी बराबर पी ई बटा क्यू एफ। ये पी ई बटा क्यू एफ जो है डी ई बटा डी एफ के बराबर है। यही पी ई बटा क्यू एफ जो है ए बी बटा ए सी के बराबर है। यानी कि दो समीकरण में आपका आर एच एस बराबर है। अगर आर एच एस बराबर है तो उसका एल एच एस भी बराबर होगा। देखिए आर एच एस इक्वल टू आर एच एस है तो एल एच एस इक्वल टू एल एच एस हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी बटा ए सी बराबर डी ई बटा डी एफ हो गया। यही तो आपको निकालना था ना, आधा पार्ट आ गया उसका। ए बी बटा ए सी बराबर डी ई बटा डी एफ आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ए डी बटा डी, ए डी बटा डी कौन सा संगत भुजा ही तो है, और क्या है, और ए सी बटा डी एफ आ गया इधर। ये देखिए ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ। चलिए फिर और अच्छी समझ में आ जाएगा आपको। फिगर देखते रहिए, समझते रहिए, बिना फिगर के समझ में नहीं आएगा आपको। ये सभी चीज़ें फिगर सामने रहेगा और फिगर में देखते क्या क्या लिख रहे हैं, क्या हो रहा है, फिगर से मिलाते चलिए, तभी आपको समझ में आएगा। हाँ ये हो रहा है, इसमें घटना घटती जा रही है कुछ से कुछ। ए बी बटा डी, ये जो ए बी हो गया डी बटा डी कर लिए, ए सी बटा डी एफ का संगत भुजा अनुपात आ गया। अब बच गया बी सी और ई एफ। बी सी और ई एफ बढ़िया, तो ऐसे फिर से करना पड़ेगा हमको। एक और रचना करेंगे, अभी पी क्यू इधर ले लिए, अभी पी क्यू मान लीजिए ऐसे करके ले लेंगे, इधर से पी क्यू की रचना कर लेंगे, तो वहाँ से फिर ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ आ जाएगा। सेम कर घटना कहानी करेंगे तो ठीक है। तो हमको लिखे नहीं, वैसे लिख दें, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार ए बी बटा डी और बी सी बटा ई एफ इक्वल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ से ए बी बटा डी ई, ए सी बटा डी एफ, बी सी बटा ई एफ तीनों बराबर हो जाएंगे। तो ये तो प्रूफ करना था हमको कि संगत कौन बराबर है, संगत भुजा का अनुपात भी इक्वल होगा। आप कुछ भी रचना, आप ऐसे रचना कर लीजिए, चाहे आप ऐसे रचना कर लीजिए, मतलब एक रचना करके आप दूसरे फिर से वही पूरी कहानी पूरा प्रोसेस करके आप इस तीसरा पार्ट को भी ला सकते हैं। फिर इसको इक्वेट कर दीजिए, जो सिद्ध करना था आपको, रिक्वायर्ड जो चाहिए था रिक्वायरमेंट सिद्ध करने का, वो सिद्ध हो जाएगा वहाँ से। ये संगत कौन बराबर था, जो संगत भुजा भी बराबर है और जो त्रिभुज है सर्वांग समरूप है। ठीक है, आप चीज़ समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो धन्यवाद, थैंक यू। और अगर कुछ दिक्कत हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो आपको पता ही मेरा नाम है सोनू कुमार और मैं एक स्टेशन मास्टर हूँ इलाहाबाद डिवीज़न में। ठीक है, अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो किसी भी चीज़ में, 90 18 13 90 90 ये मेरा मोबाइल नंबर हो गया। आप मुझे सब संपर्क कर सकते हैं, कॉल नहीं, आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपकी क्वेरी अच्छे से दूर कर दी जाएगी, किसी भी रिलेटेड हो। आपको कैरियर में आगे क्या करना है, 10th के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, आप कुछ भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। और खासकर ये जो सिलेबस है आपका वो तो है ही। तो चलिए थैंक यू। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो अच्छे से तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके थैंक यू, चलिए बाय।